जिस गदेरे में शेर रहता था और उसी गदेरे में शेर के साथ भरत जो था उसके दांत गिन रहा था। वो जो हम बचपन में पढ़ते आए बचपन में, हाँ, जो बचपन में फोटो कक्षा 3 की किताब में जो हमने पढ़ा, मतलब अपनी जड़ों और इतिहास को खोजने से कई परतें जो हैं वो खुलती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप गुसाई और पौड़ी गढ़वाल की सीरीज़ हमने शुरू कर दी है। हम भरपूर गांव जा रहे हैं। इस गांव का इतिहास भारतवर्ष से जुड़ा हुआ है, यानी इस गांव से ही कहानी शुरू होती है इस देश की। तो चलिए हमारे इस सफ़र में, जो बहुत ही ज्ञानवर्धक होगा आपके लिए, बहुत इंटरेस्टिंग होगा, कई जो इतिहास के पन्ने हैं वो हम फिर से टटोलने जा रहे हैं। वहाँ जाने के लिए आपको दिल्ली से आप सीधे कोटद्वार आ सकते हैं। कोटद्वार में उत्तराखंड परिवहन, उसके अलावा जो यूपी रोडवेज है कि तमाम बसें लगातार दिल्ली कोटद्वार आती रहती हैं। देहरादून से भी आप आ सकते हैं, देहरादून से कोटद्वार आ सकते हैं या ऋषिकेश के रास्ते भी जा सकते हैं। तो हमने सफ़र लगभग 10 बजे शुरू किया था। अभी हम दुगड्डा पहुँचने वाले हैं। दुगड्डा के बाद फिर कांडा खाल होते हुए तब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। दुगड्डा कोटद्वार से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और ये गढ़वाल का सबसे पुराना जो शहर है, पौड़ी गढ़वाल ज़िले का, उनमें से एक है। इसका इतिहास कोटद्वार से भी पुराना है। रास्ते में तमाम जितने भी गांव होते थे वो इसी दुगड्डा शहर से लेके जाते थे। पौड़ी गढ़वाल के जितने भी ऊपर के गांव हैं वो इसी बाज़ार से अपने लिए सामान लेकर जाते थे और पैदल ही आते थे। जब रोड बनी, अंग्रेज़ों ने जो रोड बनाई कोटद्वार से पौड़ी, उसके बाद फिर तब आगे की तरफ मार्केट बढ़ते गए। तो ये पौड़ी गढ़वाल का सबसे पुराना मार्केट है, यानी जो पौड़ी ज़िला है उसका। अब हम आपको बताते हैं, ये सीधे चला गया, जो सीधी रोड है वो चलेगी ये धुमाकोट, रामगढ़, रामनगर की तरफ। और पुल पर हम जाएंगे, ये पुल से होते हुए हमारा सफ़र आगे बढ़ रहा है। फिर से एक बैंड कटेगा, ये सीधे नेशनल हाईवे चला गया पौड़ी की तरफ और इस तरफ हमने ये मुड़ जाना है यहाँ से। तो ये है दुगड्डा का पुराना बाज़ार, जो डाडा मंडी जाती है फिर आगे। छोटा बाज़ार है लेकिन बहुत पुराना है और यहाँ की नगर पालिका की भी सबसे पुरानी है। सफ़र में, यानी कोटद्वार से महाबगढ़ वाली जो रोड है, यानी जो आगे यमकेश्वर भी जाती है और फिर वहाँ से ऋषिकेश भी मिल जाती है। यानी आप कोटद्वार से अगर सफ़र शुरू करेंगे अपना, तो आप ऋषिकेश भी जा सकते हैं नीचे नीचे इन घाटियों से होते हुए। और इन घाटियों में इतने खूबसूरत रिजॉर्ट भी बने हुए हैं, ये देखिए। उत्तराखंड में ज़्यादातर जो जब बसावटें थी, यानी जो गांव बसे, वो नदी घाटियों के किनारे बसे और उसके बाद धीरे धीरे वो ऊपर की तरफ बढ़ते गए। तो पहले तो इन नदी घाटियों में जो पारंपरिक अनाजी होते थे, धान सबसे ज़्यादा होता था और इसका सबसे बड़े उदाहरण हैं जो रवाई हैं, कमल सराई, रामा सराई, ये जो नदी घाटियाँ हैं। उसके अलावा कुमाऊँ में सोमेश्वर घाटी है, गढ़वाल में भी बहुत अच्छी अच्छी घाटियाँ हैं, नयार की है, पूर्वी नयार, पश्चिमी नयार। तो ये तमाम घाटियों से जो बसासतें हैं वो ऊपर की तरफ बढ़ती गई और अब इन्हीं नदी घाटियों में सबसे अच्छा धान होता है, उसके अलावा गेहूं भी होता है, क्योंकि पानी की कमी नहीं होती। और अब तो यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में जो कैश क्रॉप है वो भी हो रही है।
उत्तराखंड को हम 4 हिस्सों में बांट सकते हैं, यानी जो हिमालय है। तो इस समय हम जो चल रहे हैं ये हैं शिवालिक की घाटियाँ। कोटद्वार, रामनगर, हल्द्वानी, देहरादून, ऋषिकेश से जब हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो साल के जंगल आते हैं और निचले वाले इलाकों में ये चीड़ का, तो चीड़ और साल के जंगलों से होते हुए शिवालिक की ये रेंज शुरू होती है। और जैसे ही हम लैंसडाउन मसूरी से आगे की तरफ बढ़ते हैं तो ये मध्य हिमालय आ जाता है, यानी हमारे जितने भी हिल स्टेशन हैं वो मिडिल हिमालय में हैं। रानीखेत हो, अल्मोड़ा, नैनीताल, लैंसडाउन, उसके बाद फिर आगे मसूरी, चक्राता, ये जितने भी हिल स्टेशन हैं ये मिडिल हिमालय में है। तो मिडिल हिमालय लगभग जोशीमठ तक आता है, यानी जो पूरा हिमालय है जिसमें सबसे अच्छे जंगल हैं, सबसे सुंदर सुंदर आपके हिल स्टेशन हैं, गांव बसे हैं। उसके ऊपर के जो इलाके हैं वो आता है फिर तब महा हिमालय में, यानी जो बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री की जो रेंज है जहाँ ये चारों धाम है या हेमकुंड साहिब है, ये तमाम महा हिमालय में आते हैं। और उसके बाद आता है ट्रांस हिमालयन, यानी जो तिब्बत है, पठार है। जैसे आप लद्दाख की तरफ जाएंगे तो आप ट्रांस हिमालय में जा रहे हैं, और अगर आप लाहौल स्पीति की तरफ हिमाचल में तो वो भी ट्रांस हिमालय में आता है। उत्तराखंड में जोहार वैली, ब्यास घाटी यानी जहारचुला के आगे जो हिमालय के आगे की तरफ तिब्बत की तरफ बढ़ते हैं तो वो भी फिर ट्रांस हिमालय में आते हैं। तो ये 4 जो क्षेत्र हैं, 4 अलग अलग, इन सब की अलग अलग ब्यूटी है, इन सब की अलग अलग विशेषताएं हैं। महाबगढ़ जाने के लिए जो सड़क है वो थोड़ी सकरी है, तो आराम से आप ड्राइव करते हुए जाइएगा, नेचुरल ब्यूटी का पूरा आनंद लेते हुए। जल्दबाजी मत करिएगा, सड़क ज़्यादा चौड़ी नहीं है, कई जगह बहुत ज़्यादा पतली है, तो बैंड पर आराम से मोड़ते हुए, हॉर्न बजाते हुए जाइएगा। ये महाबगढ़ का गेट है, ठीक इस जगह पर, यहीं से करीब लगभग 700-800 मीटर की ऊंचाई पर महाबगढ़ मंदिर स्थित है। हमने करीब 10:30 बजे के आसपास अपना सफ़र शुरू किया था महाबगढ़ के लिए, तो 2-2.5 घंटे का रास्ता है। हम आराम से आपको दिखाते हुए आए। महाबगढ़ में अब धीरे धीरे पर्यटन गतिविधियाँ बढ़ रही हैं। जो ट्विंस वैली है वहाँ पर हम रुके, खाना खाया और सीधे महाबगढ़ मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं। उसका इतिहास बताएंगे। ये ग्राम देवता है, माप देवता। तो कोई सिद्ध था माप। तो जब यहाँ असवाल लोग राजा थे, तो जब नेपाल राजा ने यहाँ के राजा पे आक्रमण कर दिया, तो उसने यहाँ छोटे मोटे राजा, जिसको गणपति ठुकदार कहा जाए से, मतलब छोटे छोटे राजा रहते टेरी राजा के अंदर में, तो ये देवता आवाज देता था कि नीचे से गोरखे की फौज आ गई, सतर्क हो जाओ। तो उस समय जो है ये पत्थर जमा रहते थे राजा के, तो पत्थर गिरा देते थे नीचे। तो हम इस मतलब ये जो है माप देवता के नाम से परिचित हैं, तो हम भोलेनाथ के रूप में उसकी पूजा करते हैं। तो हमारे यहाँ क्षेत्र में अजमेर उदयपुर के जो भी हमारे यहाँ शादी होती है, ब्याह होती है, भेली निकाली जाती है माप देवता की। यहाँ प्रसाद जो है भेली का चढ़ता है। तो इस मंदिर की आज भी परछाई पड़ती है हर की पेड़ी हरिद्वार में। पहले छोटा मंदिर था, अब जरा बड़ा बन गया, सम्मति बन गई। स्थानीय जनता ने जो है बड़ा मंदिर कर दिया। वो देवता जो शिवलिंग है वो स्थापना वो अपनी जगह पर है। तो अब यहाँ से अगर रात को यहाँ रुके, अस्तर के जैसे सूर्य निकले, ये असुर के महीने में 9 दुर्गा पूजा होती है, उस टाइम लोग काली रात्रि की जो पूजा होती है उस दिन रुकते हैं यहाँ। अब रुकते हैं तो सुबह तड़के जो है उसको दिखा, उनको जिनको दिखाना चाहे हम दिखा देते हैं।
5-6 सेकंड दिखाई देगी, 5 मिनट। थोड़ा सा हल्की, जैसे सूरज निकलेगा यहाँ से खड़ा होकर हल्की पड़ी में छाया दिखाई देती है ये मंदिर की। साफ आंखों से दिखाई देती है? हाँ साफ, बिना दूरबीन का साफ। कुछ देर बस उस टाइम ऐसा है कि पहले बता देना है हमको कि हम देखना चाहते हैं, हम तो सुबह बता देते हैं। उस टाइम हम रात को यहीं रुकते हैं, तो तड़के हम दिखाते जो शौकीन होगा कि देखो भाई। अब ऐसे नहीं कि तुम जो है नहाने के लिए चले गए, फलाना चले गए, यहाँ चले गए, वो तो कुछ देर के लिए ये है। महाबगढ़ से क्या क्या दिखाई देता है? अब यहाँ से जो है जिला बिजनौर, नजीबाबाद, बालौले का पुल, इधर हरगनपुर, समसपुर, रायपुर, यहाँ से सब दिखाई देता है, जोगिनपुरी, और यहाँ से लालढांग, कारागढ़ का डाम, इधर जो है हरिद्वार, रोशनाबाद, बादराबाद, रुड़की, सहारनपुर, पूरी गंगा जी दिखाई देती है यहाँ से। पूरा ये श्यामपुर, ऋषिकेश का श्यामपुर ना, और तुम्हारा चंद्रबंदी मंदिर, सुरकंडा माता, पूरा हिमालय, तुम्हारा ये मंसूरी, और इधर ये देहरादून का इलाका पूरा दिखाई देता है यहाँ से पूरा। यहाँ से भैरवगढ़ी दिखाई दे रही है, वालनाइन डाउन दिखाई दे रहा है, यहाँ से पूरा इलाका आप स्वयं देख लो, वो गुमखाल है, यहाँ से सब दिखाई देता है। यहाँ दीवा डांडा भी बताते हैं, दीवा डांडा भी इस साइड दिखाई देता है। ये लोग आए, उन्होंने कहा ये दीवा डांडा है, हमें तो मालूम नहीं था, उन्होंने ये साइड बताया कि दीवा डांडा। महाबगढ़ को सिद्धों का डांडा भी कहते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर कई ऋषि मुनियों ने कठोर तपस्या की है। समुद्र तल से करीब 7000 फीट की ऊंचाई पर महाबगढ़ मंदिर स्थित है। ये गढ़ भी है और एक सिद्धपीठ भी है, यानी जब राजाओं के समय यहाँ पर जो 52 गढ़ थे उसमें से ये सबसे प्रमुख गढ़ हुआ करता था, क्योंकि बिजनौर और ये जो नीचे के इलाके से जब यहाँ पर आक्रमण होता था तो इसी गढ़ से जो सेना थी पहले उनको रोकती थी, मुकाबला करती थी। जब नीचे से सेना आती थी तो यहाँ से पत्थर फेंक दी थी। यहाँ से नीचे कोटद्वार, हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, बिजनौर, नगीना, धामपुरी, जो तमाम इलाके हैं, मैदानी इलाके, वो दिखते हैं। सामने बात की जाए तो पूरा हिमालय की कई रेंज, चौखंबा, नीलकंठ, केदारनाथ, गंगोत्री की जो पीक है, बंदरपुंछ, ये सभी यहाँ से दिखाई देते हैं। सबसे महत्वपूर्ण इसका जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है वो है यहाँ जो भरत की जन्मभूमि ही इस पूरे इलाके में है। शकुंतला के जो जहाँ पर जन्म हुआ था भरत का, उस गांव में भी आपको लेके जाएंगे। महाबगढ़ के ठीक नीचे थोड़ा सा चल के ये देखिए हाथी माता का मंदिर। ये हाथी माता है, बिल्कुल ऐसा जैसे हाथी सोया हो। तो ये आगे का हिस्सा, ये सूंड उनका सर है, ये नीचे सूंड जा रही है और ये नीचे पीठ का हिस्सा है। तो एक तरीके से जो महाबगढ़ है वो एक तरीके से हाथी जो पर्वत है उसी पर स्थित है। महाबगढ़ में और जो भरपूर गांव है वहाँ पर जब आप आएंगे तो आपको लगेगा वाकई में एडवेंचरस पूरा ये ट्रैक रहा। और ख़ास तौर पे जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पर जिप लाइन है, स्काई वॉक है, और इस तरीके की तमाम जो वर्मा ब्रिज आप पीछे देख रहे हैं यहाँ पर है। और ज़्यादा दूर भी नहीं है, दिल्ली से 6-7 घंटे पर यहाँ आप आ सकते हैं। कोटद्वार से 1.5 घंटे के ड्राइव पर आप यहाँ आ सकते हैं, आनंद मिलेगा। और सबसे जो ख़ास बात है इस पॉइंट की, सनराइज, सनसेट और विंटर लाइन। विंटर लाइन वो होती है, विंटर सर्दियों के समय एक लाइन बनती है, जब सूरज डूब रहा होता है उस समय वो लाइन बहुत मज़ेदार दिखती है, और जब कोहरा होता है तो और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखती है वो। किसी भी इलाके में, गांव में जब टूरिज्म की एक्टिविटी बढ़ती है तो उसके पीछे सबसे महत्वपूर्ण होता है रहने की व्यवस्था, यानी एकोमोडेशन अगर अच्छी हो तो उन इलाकों में टूरिज्म की गतिविधियां धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाती हैं। ट्विंस वैली रिजॉर्ट है, ये बहुत बेहतरीन जगह है और यहाँ पर 5 साल के बच्चे से लेकर 80 साल के बुजुर्ग तक के लिए सब कुछ वो है। यानी आसपास जितने भी जगह हैं देखने के लिए, ट्रैक हैं, सनराइज, सनसेट, हिमालय, आप यहाँ पर बोन फायर का आनंद ले सकते हैं। इस समय बोन फायर का आनंद हम ले रहे हैं, प्यारी जगह है। सबसे पहले इस इलाके में अभी जो पर्यटन की गतिविधियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन धीरे धीरे क्योंकि जब एकोमोडेशन बढ़ने लगती हैं तो आसपास के इलाकों में इस जो टूरिस्ट है वो आने शुरू हो जाते हैं। करीब 6:45 बजे का समय है। सूर्य का जो आभामंडल है उससे कुछ ही देर में जो सनराइज है वो होने वाला है। और ये जो जगह है महाबगढ़,
यहाँ से जो हिमालय दिखता है 180 डिग्री है। बंदरपुंछ है और नेपाल हिमालय, इतनी बड़ी रेंज इस जगह से दिखती है। और पूरा नीचे जो घाटी है ट्विंस घाटी, उसके अलावा कई घाटियाँ हैं। हाथ में मेरे इस समय चाय का कप है और चाय की चुस्कियों के साथ हम पूरा जो सनराइज है उसको देख रहे हैं। वाकई में एक ऐसी जगह है जहाँ से आप देहरादून, हरिद्वार स्केच देख सकते हैं और जो हिमालय है यानी महा हिमालय है वो भी देख सकते हैं। तो बंदरपुंछ से लेके गंगोत्री की पीक हैं, उसके बाद केदारनाथ, फिर चौखंबा, चौखंबा के आगे फिर शिवलिंग, उसके बाद फिर ब्रह्मल, हाथी घोड़ा, फिर त्रिशूल, नंदा देवी ईस्ट, मेन नंदा देवी, उसके बाद पंचाचूली। ये जो तमाम पीक्स हैं ये एक आँख के सामने आपके हैं। तो ऐसा लगता है कि आप जैसे बिल्कुल स्वर्ग के सामने हैं। और नीचे पूरी जो पहाड़ियाँ हैं गढ़वाल की। बिल्कुल, ये जो हमारा इलाका महाबगढ़ का जो इलाका है ये आज तक बिल्कुल लोगों की नज़रों में नहीं रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि जितना खूबसूरत ये इलाका है वो उत्तराखंड के भीतर बहुत ही कम जगह होंगी इतनी खूबसूरत। और टूरिज्म के लिए इससे बेस्ट, इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता है। चाहे ट्रैकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे प्रकृति के लिहाज से, और चाहे रहन सहन के लिहाज से, ये इलाका सर्वोत्तम है। और जहाँ पे हम लोगों ने ये रिजॉर्ट बनाया अपना ट्विन वैली, ये एक ऐसी जगह है कि जहाँ हमेशा दैवीय घटनाएं घटित होती रहती हैं। हम लोग खुद भी इतने आश्चर्यचकित इन घटनाओं को लेकर के हो जाते हैं कि हम कहते हैं कि क्या ये वास्तव में हुआ है। यहाँ का सनराइज, यहाँ का मूनराइज, यहाँ का सनसेट, यहाँ के हिमालय की इतनी बड़ी रेंज, ये सारी चीज़ें इतनी अच्छी हैं कि टूरिस्ट अगर यहाँ पे आएगा तो निश्चित रूप से एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार यहाँ पर आएगा और आनंदित होगा। टूरिज्म की जो सही परिभाषा है उसको ये चरितार्थ करता है हमारा महाबगढ़ महादेव। यहाँ पे सबसे पहले तो ये सामने हमारी हिमालय की पूरी रेंज है। सारी जगह यहाँ से हिमालय के जो भी स्थान है वो सब सामने चौखंबा है, ये सारी चीज़ें यहाँ से दिखती हैं। और जो यहाँ से सूर्योदय है उसका तो नज़ारा ही कुछ और है। और शाम के समय जब हम अपने रिसेप्शन में बैठते हैं तो वहाँ से मैंने स्वयं एक बार 2 सूरज डूबते हुए देखे, एक गंगा नदी में और एक पहाड़ी के पीछे। तो ये जो ट्विंस वैली रिजॉर्ट है उसका एक रूम है और इसका रेंट है करीब 2 से 2,500 हज़ार के आसपास। और पूरा ये वुडन है, बांस का। देखिए कितना प्यारा लग रहा है, बड़ा खूबसूरत है। और यहाँ से सुबह आपकी जो सुबह की शुरुआत होगी हिमालय के दर्शन से। तो ये हिमालय यहाँ से हमने, ये देखिए सामने हिमालय और यहाँ से सनराइज सुबह होता है। ये जो गांव में हम आप खड़े हैं ये भरतपुर गांव है, जो भरतपुर का भ्रंश है, जो पहले भरतपुर था और राजा भरत का से जुड़ा हुआ गांव है, जो जिनका ये कह सकते हैं आपकी बचपन यहाँ बीता। जो राजा दुष्यंत थे और शकुंतला थी जो मेनका की पुत्री थी, और राजा दुष्यंत जो हस्तिनापुर के राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट, उनके बेटे जिनके नाम से हमारा भारत देश है वो यहाँ पैदा हुए थे। उनका बचपन यहाँ बीता इन इलाकों में। और माली नदी के दोनों ओर छोर पर उनसे जुड़े बहुत सारी जगह हैं। और हम ऊपर महादेव
गढ़, जिसको जो महाबगढ़ हम लोकल भाषा में बोलते हैं, महाबगढ़ महादेव की एकदम आंगन में ये गांव भरतपुर बसा हुआ है। आगे हम कहाँ जाने वाले हैं? आगे हम आपको जो इनसे जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें हैं, कर्ण ऋषि के आश्रम है, ऊपर मरीचि ऋषि का आश्रम है, सामने चरक ऋषि का आश्रम है और बीच मालन नदी में कर्ण ऋषि का आश्रम है। वहाँ तक हम चलेंगे जो इस सारी स्टोरी को कंप्लीट करती है, राजा भरत और दुष्यंत के मिलने की, कर्ण आश्रम में उनके रुकने की, उनके जो गंधर्व विवाह है उसकी जो कहानी है। मालिनी नदी जो आज सारी एक तरह से जो हेरिटेज बची हुई है वो मालिनी नदी है, उसको भी हम देखेंगे। और उसके बाद जो मेनका का गांव है, क्योंकि मेनका की पुत्री हुई शकुंतला, विश्वामित्र और मेनका की पुत्री शकुंतला है, और उनका जो गांव है वो चुन्ना मेहड़ा के नाम से, हम मेहड़ा बोलते हैं लोकल भाषा में, वो गांव, वहाँ भी हम चलेंगे। तो इन सब चीज़ों को हम देखेंगे और कुछ यहाँ पर जो वनस्पतिक चमत्कार हैं, मालिनी बेल है, उसको भी हम देखेंगे। हमारे भारतवर्ष का इतिहास क्या है, इसका नाम कैसे पड़ा, कक्षा 3 की किताब में राजा दुष्यंत और शकुंतला की पूरी प्रेम प्रसंग और राजा भरत के जन्म का पूरी जो कहानी है वो बताई जाती है। हम उसी जगह पे हैं, उसी इलाके में हैं। हमारे साथ स्थानीय लोग हैं, लगातार उनसे बातचीत हम कर रहे हैं। पंडित जी, पूर्ण नाम आप? गोविंद प्रसाद कुकरेती। तो कुकरेती जी, भरतपुर एक कहानी क्या है, मालन नदी, राजा दुष्यंत, इसकी कहानी ये है कि मतलब जो है शकुंतला जो थे भाई भरत की से जो कहानी बनी हुई है, ये कर्ण ऋषि की शिष्य थी शकुंतला। मैंने कहा इनकी माँ थी शकुंतला की। तो मतलब ये कर्ण ऋषि के आश्रम में रहती थी और महाराजा दुष्यंत हस्तिनापुर से कुछ दूर तक रथ से चले और वहाँ से 12 कोस नदी किनारे, मालन नदी के किनारे किनारे होते कर्ण ऋषि आश्रम में पहुँचे, जिसे कोस के में 18 किलोमीटर कहा जाता है। तो वहाँ पर जो थी शकुंतला अपने सहेलियों के साथ टहल रही थी। महाराजा दुष्यंत की नज़र शकुंतला पे पड़ी और उस पर वो प्रसन्नचित हो गए, मोहित हो गए। तो महाराजा दुष्यंत ने उन सहेलियों से पूछा कि ये कौन है। उन्होंने कहा भाई ये कर्ण ऋषि की शिष्य है, शकुंतला इसका नाम है, मेनका इसकी माँ का नाम है। तो बोले मैं इससे शादी करना चाहते हूँ। तो बोले भाई कर्ण ऋषि तो इस समय आश्रम में नहीं। तो उन्होंने उसके साथ गंधर्व विवाह किया। जब गंधर्व विवाह किया तो हफ्ता 2 हफ्ते आश्रम में रहे ऋषि, तब तक आश्रम वापस लौट के नहीं आए। वो अब हस्तिनापुर के लिए लौट गए। जब हस्तिनापुर लौटने लगे तो उन्होंने जो सहेलियाँ थी उन्होंने कहा महाराज आपका इनका दोबारा मिलाप होगा तो कैसे हो। तो उन्होंने अपनी अंगूठी निकाल करके शकुंतला को दे दी, क्योंकि जिससे उन्होंने कहा कि जब शकुंतला हस्तिनापुर पहुँचेगी तो मैं अंगूठी से इसे पहचान लूँगा। तो इतने में जब कर्ण ऋषि लौट के अपने आश्रम में आए तो शिष्यों ने कहा कि महाराज ऐसी ऐसी बात हुई। महाराज दुष्यंत आए थे और शकुंतला का उनका गंधर्व विवाह हो गया। तो हमारी पद्धति में ये कहते हैं कि कन्या माता पिता के घर में तभी तक शोभा देते जब तक उसकी शादी न हो। जब शादी हो जाती है तो ससुराल में ही शोभित होती है। तो ऋषि ने अपने शिष्यों के साथ शकुंतला को महाराजा दुष्यंत के पास हस्तिनापुर भेज दिया। जब वो तो मतलब हाँ थोड़ा ब्रेक मारूंगा मैं इसमें, क्योंकि शकुंतला जो थी अपने महाराजा दुष्यंत के ध्यान में थी। इतने में महाराजा दुर्वासा ऋषि वहाँ पहुँच गए और उन्होंने उसको प्रणाम नहीं किया और उनके वो ध्यान नहीं दिया। तो उन्होंने उसको श्राप दे दिया कि जा जिसके मतलब तू सोच में बैठी वो तेरे को भूल जाएगा। तब सहेलियों ने उनसे कहा कि ऋषिवर आपने तो गलत कर दिया। बोले क्या हुआ। बोले ऋषिवर ऐसी ऐसी बात है। तो बोले ऐसा है कि राजा ने कोई इसको निशानी दे रखी है, ये निशानी दिखाएगी तो उससे पहचान लेंगे। तो अब हम पहुंच गए हैं भरतपुर से चूना मेहड़ा गांव। ये चूना मेहड़ा गांव है, यहीं पर शकुंतला का जन्म हुआ और जो मेनका थी अप्सरा वो यहीं रहती थी। ये उनकी खेती है। सबसे महत्वपूर्ण है कि ये जो इलाका है यहाँ पर गूल भी है। यहाँ पहले खेती होती थी, लेकिन हाथी का बहुत आतंक है इस इलाके में। हाथी कभी भी यहाँ पर पहुँच जाते हैं तो फसलों को काफ़ी नुकसान पहुँचाते हैं। और बहुत कम परिवार हैं इस गाँव में, मुश्किल से 8-10 परिवार। नदियों ने हमें बसाया है और जो जितनी भी सभ्यताएं हैं उनका विकास नदियों के किनारे ही हुआ है, चाहे वो पहाड़ में हो या फिर मैदानी इलाकों में। ये मालन नदी है, इस नदी के किनारे भी जो बसासत है वो शुरू हुई और राजा दुष्यंत और शकुंतला की कहानी भी इसी से जुड़ी हुई है। खेती कर बात करें तो यहाँ पर जो ज़्यादा मात्रा में होता है वो गोल मूली यहाँ होती है, अदरक और हल्दी का उत्पादन यहाँ होता है, क्योंकि जंगली जानवरों का आतंक ज़्यादा है, इन चीज़ों को वो नहीं खाते हैं। रोखड़ की जगह जहाँ भी है, यानी जो शिवालिक की तराई की बेल्ट है, वहाँ पर आपको इसी तरह की
जो सब्जियां हैं या फिर और जो फल हैं, फसलें हैं वो मिलेंगी। तो ये पूरी नदी के किनारे किनारे करीब चूना मेहड़ा जो गांव है वहाँ से किमसार की दूरी करीब 2 किलोमीटर है। और आपको ट्रैक करते करते आपको दिखाते हुए मालन नदी की खूबसूरती हम आगे बढ़ेंगे। जब आप महाबगढ़ से नीचे मालन नदी आएंगे और यहाँ से आगे की तरफ बढ़ेंगे तो वाकई में ये जो सफ़र है नदी के किनारे पैदल चलने का, उसको बीच में निहारने का, उसकी कलकल बहती आवाज़ को सुनने का, जहाँ पर आपका मन करे आप फ़ोटो ले सकते हैं या वीडियो बना सकते हैं और कुछ देर यहाँ पर रुक कर अगर आप गर्मियों में आते हैं तो स्नान कर सकते हैं। तो मालन नदी यहाँ पर जो है वो पूरे कोटद्वार की और भाबर की जो इलाका है उसकी लाइफलाइन है। वो टॉप में दिख रहा है महाबगढ़ और वहाँ से हम गए थे भरपुर गांव से हम फिर चूना मेहड़ा गांव आए और अब जा रहे हैं किमसार और ये है मालन नदी। ये जो आप प्लांट देख रहे हैं ये वाला, ये हम लोकल भाषा में जिसका ये रूट वाइट रूट है ये, और ये इसको बोलते हैं गडरी। तो ये जो है बहुत अच्छी सब्जी और साग दोनों हैं। जो आप पहाड़ की फेमस डिश सुनते हैं फाणू, जो गैद का बनता है, तो गैद के फाणू में ये मिक्स होती है जब, तो उसका कई गुना स्वाद बढ़ता है। दूसरी बात यह है कि इसको आप गैद की पकौड़ी, इसका पकौड़ी बना सकते हैं और इसकी हरी सब्जी भी यहाँ उतनी चाव से खाई जाती है और बहुत दूर से लोग नदियों में इसे ढूंढने निकलते हैं। जब जाड़े का समय होता है, ये जो समय है, इसी समय ये सब्जी खाई जाती है जिसका नाम संतोष जी हमारे लिए जो लोकल सब्जी है गडरी वो निकाल रहे हैं। इसको हम घर पे बनाएंगे। ये जड़ खा रहा हूँ मैं, ये क्या खा रहा हूँ, और ये आप जैसा भी है बहुत ही शुद्ध है, बहुत शुद्ध चीज़ है ये। जंगली खाना खाना शौक है। दिया वो कर्णाश्रम, ये पेंट तो नहीं बिट गया, कभी लाल रंग लगा होगा उन्होंने, उसी से कर्णाश्रम। संतोष बडूनी जी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं और लगातार वो कह रहे थे कि संदीप आप हमारे इलाके में आइए, वाकई में जो गौरवशाली इतिहास है भारत का उससे आपको रूबरू होने का मौका मिलेगा। तो हम उनके गांव आए, उनके इलाके में आए और वो फिर हम यहाँ जो मेन स्थल है जहाँ से राजा दुष्यंत और शकुंतला की कहानी शुरू होती है उस जगह पर हैं और जानकारी लेते हैं संतोष जी से। संतोष जी, अब ये है ओरिजिनल पॉइंट जहाँ पर ये जो पॉइंट है इसका नाम है कीमसेरा लोकल भाषा में, लेकिन ये है कर्ण ऋषि का आश्रम जो ओरिजिनल आश्रम है और जिसका जिक्र अभिज्ञान शाकुंतलम में और दूसरे ग्रंथों में है कि वो चौकी घट्टा जो आज आप जिसको कर्ण आश्रम लोग बोलते हैं वो जगह है चौकी घट्टा। और उसके ऊपर जब आप 12 कोस चला है, जो दुष्यंत राजा थे उनके चलने का वृतांत है, तो 12 कोस का मतलब लगभग 18 किलोमीटर। तो वो यहाँ पहुँचकर लगभग ख़त्म होता है वो डिस्टेंस, अभी आज भी वो नापी जा सकती है। तो उन वृतांतों से ये पता आज के समाज को ये पता लगा कि ये ही कर्णाश्रम है। और यहाँ भी बसंत पंचमी दिन एक मेला लगता है जो दुष्यंत, शकुंतला और कर्ण ऋषि के आशीर्वाद के रूप में ये लोकल लोग इसको मनाते हैं हमारे साथी। तो और ये सारी जो कहानी है दुष्यंत और शकुंतला की और जो उनके गंधर्व विवाह की कहानी है वो यहाँ से जुड़ी हुई है। और आपको स्थानीय लोग बताएंगे कि वो अभी ये भी चाहते हैं कि इसको एक वेडिंग डेस्टिनेशन भी बनाएं, कि जैसे त्रिजुगी नारायण एक डेस्टिनेशन है तो ये भी एक पौराणिक डेस्टिनेशन हो सकता है उनकी वेडिंग की याद में। मतलब अब थोड़ा सा इस कहानी को एक धागे में पिरो देते हैं। यहाँ पर इससे पहले जो विश्वामित्र है और मेनका है जिनकी पुत्री थी शकुंतला, वो चूना मेहड़ा, मेनका जो है उनका गांव चूना मेहड़ा माना जाता है क्योंकि चूना मेहड़ा के पास में बिस्तर काटल है जो विश्वामित्र का आश्रम कहा जाता है। अभी वो जंगल में वो जगह है और उसी के पास में अभी भी एक जोगियाना जगह है जहाँ जोगी लोग बाद तक भी आते रहे इस सब स्टोरी के, जिनके पास पुराने मैप्स हैं, जो रिलीजियस मैप्स हैं, वो जानते हैं कि इन जगहों पर बहुत खास जगह रही हैं। और इसके अलावा भी स्टोरी ये है कि बाईं तरफ आप देखें तो चरक ऋषि का आश्रम है, यहाँ कर्ण ऋषि का आश्रम है,
इधर विश्वामित्र का आश्रम है, महाबगढ़ धार जो चोटी है उसमें मरीचि ऋषि का आश्रम है। कस्याली गांव में आप जाएंगे तो वो कश्यप ऋषि के नाम से है। आगे उसके जगह भृगु खाल है, वो भृगु ऋषि के नाम से है। अभी सब लोग जानते हैं। यमकेश्वर आता है, वो मार्कंडेय ऋषि के नाम से प्रसिद्ध है। कर्ण आश्रम में शकुंतला का जन्म हुआ और भरत भी यहीं पहुंचे जब उनका गंधर्व विवाह की हुई, तो वो भी दुष्यंत भी यहीं आए, जो हस्तिनापुर यानी मेरठ के करीब से। वो यहाँ शिकार के लिए आए, जो गलती से भटक गए और फिर ये सब किस्सा हुआ। वो भी किमसेरा आए वो जी। और फिर उनका जो प्रेम प्रसंग है वो माला नदी के किनारे यहीं पर है। ये माला नदी के किनारे। उसके बाद भरत का जन्म माना जाता है ऊपर भरपूर गांव में। वो उनका लालन पालन और उसके लिए भरपूर गांव में किंवदंती है कि वो वहाँ उनको सस्टेनेंस रहा, खेती बाड़ी रही होगी, दूध रहा होगा, बच्चों के पालने के लिए अच्छी जगह रही होगी। यहाँ नदी था तो थोड़ा डिजास्टर्स एरिया रहा होगा, तो छोटे बच्चों के लिए एक अच्छा एरिया माना गया, तो उनको वहाँ लालन पालन के लिए वहाँ भरपूर गांव उनके लिए है। उसके बाद राजा भरत का ये कहा जाता है कि हाथी थान है उसके भरपूर से थोड़ा सा आगे, उनके हाथियों की रहने की जगह। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका अर्थ ये भी हुआ कि भरत का कांटेक्ट भी बहुत टाइम तक यहाँ था। राजा बनने के बाद हाथी वही रख सकता है जो राजा होगा, आश्रम में रहने वाला बच्चा हाथी नहीं रखेगा। तो हाथी थान की भी कहानी आती है। इसका मतलब ये हुआ कि भरत का वहाँ हस्तिनापुर का राजा बनने के बाद भी कुछ यहाँ से कांटेक्ट रहा है और वो यहाँ आते जाते रहे हैं, और वो यहाँ उनका एक, जिसको आप कह सकते जैसे हम विंटर डेस्टिनेशन पहाड़ों में आते हैं, समर डेस्टिनेशन बनाते हैं, तो उस तरह का इनका डेस्टिनेशन यहाँ भी था। वाकई में यहाँ पर पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। लोकल जो स्थानीय लोग हैं वो कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको ऑफ बीट टूरिज्म का एंजॉय लेना है, अगर आपको नदी घाटियों से आपको प्यार है, अगर आपको राजा दुष्यंत और शकुंतला की कहानी को अपनी आंखों से जीवंत होते हुए देखना है कि कहाँ पर हुआ था, अगर आपको जो शिवालिक की रेंज है वो देखनी है, अगर आपको जंगली जंतु हाथी से प्यार है, अगर आप वो वाइल्ड लाइफ देखना चाहते हैं, अगर आपको जो पशु पक्षी हैं उनसे प्यार है, तो जो मालन नदी है, महाबगढ़ है, भरपूर गांव है, किमसेरा गांव है, वो आपके लिए बेस्ट जगह है। सर यहाँ हम जानते, जहाँ तक हम जानते हैं तो यहाँ पे जो ऊपर चोटी पे महाबगढ़ मंदिर है, तो वहाँ से नीचे मैडा जो गांव आता है, तो वहाँ पे मेनका रहती थी। तो हम चाहते हैं ये यहाँ पे टूरिस्ट पॉइंट बने, जिससे कि लोग ट्रैकिंग के लिए महाबगढ़ से भरतपुर और भरतपुर से नीचे मैडा, मैडा से कणाश्रम तक एक रूट बने, जिस पर ट्रैकिंग हो सके। यहाँ नदी है, यहाँ पर राफ्टिंग हो सकती है, और एक झील, नीचे झील बन रही है यहाँ पे नीचे, तो टूरिस्टों के लिए एक अच्छा पॉइंट बन सकता है, जैसे हम जानते हैं। वाइल्ड लाइफ भी दिखते हैं यहाँ पे? हाँ जी, हाँ जी, जंगली जानवर भी यहाँ पे, हाथी, जो टाइगर हो गया, हिरन और बाकी बहुत सारे जानवर यहाँ आपको दिन को रात को दिख सकते हैं। चूना मेहड़ा गांव में खेतीबाड़ी कैसी है जानते हैं। और आप नाम क्या छो? शांति देवी। शांति जी, या खेतीबाड़ी के क्यों? खेतीबाड़ी के पहले हुन्छ सट्टू हुन्छ, कोदो, जङ्गुरो, गेहूँ सब चीज़ हुन्छ। और अब तो सुंगर हाथी आम तो 3-4-5 साल खेती नहीं करना चाह। हाँ, से बूढ़ी बांदर सब चीज़ परेशान कर, जंगली जानवरों का आतंक ज़्यादा। हाँ, हाथी भिंडी परेशान करना। हाँ, सुअर भी नहीं? हाँ, सुंगर बहुत। अगर आप सब्जी बुनो तो अच्छी बनी सब्जी? हाँ, सब्जी हूँ तो अच्छे से पर रखने ना, तो गुड़ बांध। सब्जी क्या बुनो आप लोग? सब्जी सब चीज बनाऊँ, गोभी, आलू, टमाटर से टमाटर लगाएंगे ना, मतलब सट्टी उन बहुत सट्टी परिवार चाहिए और राई परिवार का चाहिए पानी कम परिवार तो पानी कम नहीं जे सो दान ठीक तू ने तो जो कहानी चाहिए बाकी सब ये काम अच्छा मेनका कक्षी ये गुरुद्वार देहरादून सब मेनका का काम था। सबसे अच्छी बात ये है कि रोखर के इलाके हैं, मतलब ये निचले इलाके जो प्लान करे लोग जहां पर नदियों के आसपास प्लान करने अभी वो नहीं फिलहाल काम करना है ना फैक्ट्री में फोन वो में चल लगी। उम्मीद है कि वापस आला आप तो गांव में सड़क आ गया। हां कन्या आलू वापस था वापस कन्या आप घर से तो कन्या आलू था। इन नदी घाटियों में और इन गांवों में आज भी बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं। भारत देश की जो कहानी है वो आने वाली पीढ़ी को ज़रूर जाननी चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि इस देश का नाम भारत कैसे पड़ा, भरत ने कहाँ जन्म लिया, राजा दुष्यंत और शकुंतला की जो प्रेम कहानी है
वो कहाँ हुई। और ये तभी संभव है जब आप इन इलाकों में आएंगे और यहाँ की जो ऐतिहासिक और पौराणिक कहानी है उनसे रूबरू होंगे। जब आप एक बार यहाँ इन इलाकों में आएंगे तो यहाँ के स्थानीय लोगों को भी इससे मोटिवेट होंगे, उनको रोज़गार का मौका मिलेगा और आपको अपने इतिहास जानने का। ये पूरी कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। जय नंदा, जय हिमाल।